स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार, डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम यहाँ आपके लिए लाए गए सोर्सेज, लेख, शोध, नोट्स, इनसे ज्ञान के मोती चुनकर लाते हैं। जी। आज हम एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 3 पर बात करेंगे। हाँ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बिल्कुल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अध्याय आप जानते ही हैं, यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, हाँ। बल्कि यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन विशेषताओं के पीछे की सोच क्या थी, उनका महत्व क्या है और परीक्षा के लिहाज से उनका एनालिसिस कैसे करें, इसे समझना है। ठीक है। मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है और मेंस में कैसे सवाल बन सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए भारतीय संविधान की इस यात्रा पर निकलते हैं जी। और समझते हैं कि कौन सी बातें इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग और इतना खास बनाती हैं। आइए इस पहलू पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है हमारे संविधान का आकार। मतलब कहते हैं ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर ऐसा क्यों है? क्या कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला तो है भारत की भौगोलिक विशालता और विविधता। मतलब इतने बड़े और विविध देश के लिए प्रावधान भी ज्यादा चाहिए थे। हाँ, ये को है। दूसरा, ऐतिहासिक प्रभाव, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, वो हमारे संविधान में शामिल किया गया। अच्छा। और तीसरा कारण ये भी है कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, पर अब वो स्थिति नहीं रही। तो इन सब वजहों से संविधान काफी बड़ा हो गया। इसी वजह से मतलब इतने सारे स्रोतों से लेने के कारण अक्सर ये आलोचना भी होती है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, ये आलोचना होती है। और इस पर मेंस में सवाल भी बन सकता है। जैसे आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से उधार लिया गया है, फिर भी अद्वितीय है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें तो इस आलोचना में कितनी सच्चाई है? क्या कहेंगी आप? देखिए, ये आलोचना थोड़ी सतही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसका बहुत साफ जवाब दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि संविधान के जो मूल विचार हैं, उन पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है ना? हाँ। दुनिया भर के संविधानों में जो अच्छी बातें हैं, उनको जांच परख कर और सबसे जरूरी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर अपनाने में कोई बुराई नहीं है। मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव किए। जैसे हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, पर उनकी संसद की तरह हमारी संसद पूरी तरह सॉवरेन नहीं है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, पर उनकी न्यायपालिका जितनी सुप्रीमेसी हमारी न्यायपालिका को नहीं दी। तो ये एडप्टेशन है, ना कि इमिटेशन। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी होगा कि कौन सी मुख्य चीजें कहाँ से ली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर याद रखें, ब्रिटेन से संसदीय सरकार, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DSP। कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या जिक्र था? हाँ, जैसा मैंने कहा, उसका प्रभाव बहुत गहरा है। खासकर संघीय योजना, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, गवर्नर का कार्यालय और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण वहीं से लिए गए हैं। 2018 के प्रीलिम्स में इस एक्ट के प्रभाव पर सवाल आया भी था। समझ गया। यानी हमने सीखा जरूर, पर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला। अच्छा, ये तो हुई स्रोतों की बात। एक और दिलचस्प फीचर है संविधान का लचीलापन और कठोरता का मिश्रण। ये कैसे काम करता है? मतलब कुछ संविधान बदलना आसान होता है, कुछ मुश्किल। हमारा संविधान बीच का रास्ता कैसे अपनाता है? बिल्कुल सही सवाल।
देखिए, हमारा संविधान न तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जहां आम कानून की तरह ही संविधान बदल जाता है, हाँ, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा रिजिड, जहां संशोधन बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ आर्टिकल 368 के तहत संशोधन के कह सकते हैं मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। अच्छा। पहला, संसद के विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा। इसका मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ज्यादातर प्रावधान इसी से बदलते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की साधारण बहुमत से मंजूरी। ये प्रक्रिया उन प्रावधानों के लिए है जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े मामले या खुद आर्टिकल 368 में बदलाव करना हो तो। और हाँ, कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या नागरिकता से जुड़े मामले। पर ध्यान रहे, ये संशोधन आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर माने जाते हैं। तो यही है वो सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाली बात 2021 प्रीलिम्स में थी शायद? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार जिसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित हों। ये भी संविधान की एक विशेषता ही है। तो ये स्पष्ट है कि संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर ये संतुलन बनाया। जी। प्रीलिम्स के लिए उधार ली गई विशेषताएं, उनके स्रोत, गौबाय एक्ट 1935 और आर्टिकल 368 की प्रक्रियाएं याद रखनी है। जी। और मेंस के लिए उधार का थैला वाली आलोचना का विश्लेषण और इस कठोरता लचीलेपन के मिश्रण का महत्व समझना होगा। बिल्कुल। चलिए अब सरकार के स्वरूप पर आते हैं। भारत ने अमेरिका जैसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं अपनाई? हमने ब्रिटेन जैसी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चुनी? इसके पीछे क्या कारण थे? देखिए, मुख्य कारण था विधायिका, मतलब जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका, जो कानून लागू करती है। उनके बीच सहयोग और समन्वय की जरूरत। अच्छा। भारत जैसे विविध देश में जहां इतने मतभेद और हित जुड़े हैं, ये महसूस किया गया कि ऐसी सरकार ज्यादा स्थिर और उत्तरदायी रहेगी जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, खासकर लोकसभा के प्रति। हाँ, जिसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। जी हाँ, या कैबिनेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि इसमें कैबिनेट ही सत्ता का केंद्र होती है। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो प्रीलिम्स के लिए याद रखनी चाहिए? कुछ खास बातें हैं। पहला, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद रियल एग्जीक्यूटिव है। दूसरा, बहुमत दल का शासन, मतलब लोकसभा में जिसे बहुमत मिलता है वही दल सरकार बनाता है। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब एक मंत्री डूबा तो सब डूबे। हाँ। चौथा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे अहम होती है। और पांचवां, निचले सदन यानी लोकसभा का विघटन। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो ये तो हुई संसदीय प्रणाली की बात। इसके साथ ही भारत को एक फेडरल सिस्टम वाला देश भी कहा जाता है। जी, लेकिन ये भी कहते हैं कि इसमें यूनिटरी फीचर्स की तरफ झुकाव है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? मतलब फेडरल मतलब शक्तियों का बंटवारा और यूनिटरी मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मेंस में इस पर सवाल भी आता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के तत्व क्यों प्रबल है? उदाहरण सहित समझाएं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, भारत में फेडरल सिस्टम के लक्षण तो हैं, जैसे 2 सरकारें, केंद्र और राज्य, लिखित संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सब संघवाद की निशानियां हैं। हाँ। लेकिन संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखा। उन्हें डर था कि कहीं क्षेत्रीय ताकतें ज्यादा मजबूत न हो जाएं। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान भी डाले जो केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। अच्छा। इसी को एकात्मकता की ओर झुकाव या यूनिटरी बायस कहते हैं। क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है इसीलिए। इसके कुछ उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, कई उदाहरण हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, शक्तियों के बंटवारे में ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय केंद्र सूची में है। समवर्ती सूची पर भी टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास हैं।
फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, इनकी भर्ती केंद्र करता है। ये केंद्र और राज्य दोनों जगह काम करते हैं। ये आर्टिकल 312 के तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155, राज्यों के राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और एक तरह से केंद्र के एजेंट का काम करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल्स 352, 356, 360, आपातकाल में तो पूरा ढांचा लगभग एकात्मक हो जाता है। और हाँ, आर्टिकल 3 के तहत संसद की राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति। संसद बिना राज्य की मर्जी के भी उसकी सीमा या नाम बदल सकती है। और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कुछ रोल था, वो प्रीलिम्स 2018 वाला सवाल। हाँ बिल्कुल, 1935 के एक्ट ने भी एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था की थी, जिसका असर हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर साफ दिखता है। यानी ये एकात्मक लक्षण देश को जोड़े रखने के लिए जरूरी समझे गए, खासकर आजादी के समय की परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन क्या इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। इसीलिए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अब कम्पेटिटिव फेडरलिज्म जैसी बातों पर जोर दिया जाता है, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। तो प्रीलिम्स के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम फीचर्स और ये यूनिटरी फीचर्स वाले प्रावधान, खासकर आर्टिकल्स जैसे 75, 312, 155, 352, 356, 363, ये सब याद रखने हैं। जी, और मेंस के लिए भारतीय संघवाद के इस यूनिक कैरेक्टर का एनालिसिस जरूरी है। ठीक है। संविधान की एक और बहुत खास और अक्सर बहस में रहने वाली विशेषता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच का संतुलन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ संसद, जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षक है। भारत में इन दोनों के बीच ये बैलेंस कैसे बनाया? ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही यूनिक देन है। देखिए, हमने न तो ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को पूरी तरह अपनाया, जहां संसद का बनाया कानून ही सर्वोच्च है, उसे कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ। और ना ही हमने अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी को अपनाया, जहां न्यायपालिका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर कानूनों को बहुत व्यापक रूप से रद्द कर सकती है। हमने कह सकते हैं एक मिडिल पाथ चुना है। और ये बीच का रास्ता काम कैसे करता है, अमल में कैसे आता है? देखिए, आर्टिकल 368 संसद को संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये तो हुई पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की झलक। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 13, 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। हाँ, इसका मतलब है कि न्यायपालिका संसद या विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों और संविधान संशोधनों की जांच कर सकती है। और अगर कोई कानून या संशोधन संविधान के प्रावधानों के, खासकर फंडामेंटल राइट्स के या फिर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। आपने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र किया। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये तो शायद संविधान में लिखा नहीं है। सही कहा आपने, ये संविधान में लिखा नहीं है। ये न्यायपालिका द्वारा इवॉल्व किया गया सिद्धांत है। ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत स्थापित किया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये आता क्या? कोर्ट ने इसे पूरी तरह डिफाइन नहीं किया है, लेकिन समय समय पर बताया है कि इसमें क्या शामिल हो सकता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा, जुडिशियल रिव्यू, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वगैरह। ये लिस्ट अभी भी ओपन है। इससे पहले के केसेस जैसे शंकरी प्रसाद 1951 और गोलकनाथ 1967 में क्या हुआ था? उनमें संसद की संशोधन शक्ति पर अलग अलग रुख थे। गोलकनाथ में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंदा भारती ने बीच का रास्ता निकाला, जिसे मिनर्वा मिल्स केस 1980 में और मजबूत किया गया।
प्रीलिम्स में ये लैंडमार्क केसेस और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। 2017, 2019, 2020 में पूछे गए हैं। एक और चीज इससे जुड़ी है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है। इनमें क्या अंतर है और भारत में क्या लागू होता है? देखिए, आर्टिकल 21 में मूल रूप से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश था, जो हमने जापान से लिया। इसका सीधा मतलब था कि अगर कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करके किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो वो ठीक है, चाहे कानून खुद में कितना भी अनुचित क्यों ना हो। अच्छा। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। तो इस तरह हमारी न्यायपालिका ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एसेंस को शामिल कर लिया है, जो कि अमेरिकी अवधारणा है। तो ये संतुलन ये पक्का करता है कि न संसद निरंकुश हो, न न्यायपालिका विधायिका के काम में जरूरत से ज्यादा दखल दे। मेंस के लिए ये बैलेंस समझना और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का महत्व जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निदेशक तत्व बताता है, और नागरिकों से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। इनमें क्या रिश्ता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये तीनों संविधान के फिलॉसफी का अहम हिस्सा हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, पार्ट 3, आर्टिकल्स 14 to 35। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को बिना भेदभाव के मिले हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। सबसे खास बात ये जस्टिशिएबल है, यानी न्यायोचित है। इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट 832 या हाई कोर्ट 8226 जाया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 to 51। ये सिद्धांत सरकारों के लिए गाइड की तरह है कि उन्हें नीतियां बनाते और कानून लागू करते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है। इनका मकसद भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये नागरिकों को उनके दायित्व याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, देश की रक्षा, भाईचारा बढ़ाना वगैरह। ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी में कभी टकराव भी हुआ है? क्योंकि एक तरफ व्यक्ति के अधिकार हैं, दूसरी तरफ समाज के लक्ष्य। हाँ, बिल्कुल हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि डीएसपी को लागू करने के लिए बने कानून से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ। शुरू में कोर्ट्स ने एफआरएस को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन धीरे धीरे ये समझ बनी कि सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक अधिकार अधूरे हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच हार्मनी एंड बैलेंस यानी सामंजस्य और संतुलन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। मेंस में अक्सर ये सवाल आता है, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करें। और परीक्षा के लिए कौन से अमेंडमेंट्स यहाँ याद रखने चाहिए? हाँ, कुछ प्रमुख अमेंडमेंट जरूर याद रखें। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसी से फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़े, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी शब्द भी। 44th अमेंडमेंट 1978, इसने राइट टू प्रॉपर्टी, पहले 831, को एफआर से हटाकर लीगल राइट 8300A बना दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। 86th अमेंडमेंट 2002, इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट 821A बनाया, और इससे जुड़े डीपीएसपी 845 और फंडामेंटल ड्यूटी में भी बदलाव किया। 97th अमेंडमेंट 2011, इसने सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने के लिए नया डीपीएसपी 843B जोड़ा। इसे एफआर 819 का हिस्सा बनाया और एक नया पार्ट 9B भी जोड़ा। और वो डीएसपी का क्लासिफिकेशन समाजवादी, गांधीवादी 2017 प्रीलिम्स में था शायद। हाँ, समझने के लिए डीपीएसपीज को अक्सर
3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: सोशलिस्टिक समाजवादी, गांधीयन गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल उदार बौद्धिक। हालांकि ये क्लासिफिकेशन संविधान में नहीं दिया गया है, पर समझने में मदद करता है। 2017 प्रीलिम्स में इसी से जुड़ा सवाल था। ठीक है, तो एफआरज, डीपीएसपीज और एफडीज मिलकर संविधान के आदर्शों को दर्शाते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से कुछ और प्रमुख विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं जो भारतीय संविधान को खास बनाती हैं। जरूर। कई और अहम बातें हैं। सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान और सुरक्षा देता है। आर्टिकल 25 से 28 ये धर्मनिरपेक्षता का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जहां राज्य या तो सब धर्मों से बराबर दूरी रखता है या सबकी बराबर मदद करता है। सेक्युलर शब्द 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में जोड़ा गया। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। आर्टिकल 5 से 11 ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र निकाय। संविधान ने लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, आर्ट 324, निष्पक्ष चुनाव के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्ट 148, सरकारी खातों की जांच के लिए यूपीएससी, आर्ट 315 और स्टेट पीएससीज निष्पक्ष भर्ती के लिए। इनकी स्वतंत्रता पक्की करने के खास इंतजाम हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खास हालात में इमरजेंसी लगाने के प्रावधान हैं। नेशनल इमरजेंसी, आर्ट 352, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, आर्ट 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्ट 360। इस दौरान फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी बन जाता है। 3 टियर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार, ये एक बहुत ही खास विशेषता है, शायद ही किसी और देश के संविधान में हो। मूल संविधान में केंद्र और राज्य 2 लेवल थे, लेकिन 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय शासन और नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। इससे शासन का तीसरा स्तर बना। पार्ट 9 और 9A, शेड्यूल 11 और 12 ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। पंचायती राज पर प्रीलिम्स 2015, 2017, 2023 में सवाल आए हैं। ये सभी विशेषताएं मिलकर भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन सुविचारित ढांचा बनाती है। प्रीलिम्स के लिए इन सभी से जुड़े आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स याद रखने होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इतनी सारी खूबियों के बावजूद क्या भारतीय संविधान की आलोचना भी होती है? हाँ, आलोचनाएं तो हुई हैं और होती भी हैं। जैसे वही उधार का संविधान वाली बात। हाँ, या इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा जाता है। कुछ कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा और जटिल है। इसे वकीलों का स्वर्ग या लॉयर्स पैराडाइज भी कहा गया है। अच्छा। कुछ ये भी कहते हैं कि ये अभारतीय है या गांधीवादी विचारों से बहुत दूर है। तो इन आलोचनाओं का क्या जवाब हो सकता है? देखिए, जैसा हमने पहले भी बात की, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे संविधान निर्माताओं ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया था। उनका कहना था कि अच्छी चीजें कहीं से भी लेने में हर्ज नहीं, बस उन्हें भारतीय जरूरत के हिसाब से ढालना जरूरी है। और भारत की विशालता, विविधता और जो जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याएं थीं, उनको देखते हुए एक विस्तृत और साफ संविधान जरूरी था, ताकि बाद में कम से कम विवाद हो और शासन ठीक से चले। समझ गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, एक जीवंत दस्तावेज। इसने दुनिया भर से प्रेरणा ली, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम्स, राइट्स और ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच एक बहुत ही अनोखा संतुलन साधता है। एकदम सही कहा। आज की चर्चा में हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को काफी गहराई से समझा। ये न सिर्फ एकेडमिक रूप से, बल्कि देश की शासन प्रणाली को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, और ये एक ऐसा दस्तावेज है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और अमेंडमेंट्स के जरिए लगातार इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। संविधान निर्माताओं ने उस समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ये विशेषताएं शामिल की। आज का भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। हाँ।
तो क्या आपको लगता है कि संविधान में किसी नई अवधारणा या विशेषता को जोड़ने या किसी मौजूदा विशेषता को और मजबूत करने की जरूरत महसूस होती है? जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण है या डेटा सिक्योरिटी है या डिजिटल राइट्स हैं, क्या इन पर और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा। द डीप डाइव की इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।